दोस्तों ये कहानी है एक 60 साल के ओल्ड मैन का जो एक बड़े से सिटी में एक बड़े बंगले में रहता था। उसके पास हर वो चीज़ मौजूद था जो एक इंसान को होना चाहिए। एक दिन अपने बंगलों के सामने गार्डन में बहुत ही अपसेट होकर बैठा हुआ था। दूर से एक यंग मैन देखता है कि एक ऐसा इंसान जिसके पास हर वो चीज़ मौजूद है जो इंसान को होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपसेट अपने बंगले के सामने बैठा हुआ है। अनपेशेंटली वो जाकर के उस ओल्ड मैन से पूछता है कि सर, आपके पास हर वो चीज़ मौजूद है जो एक इंसान को होना चाहिए, लेकिन फिर आप अपसेट क्यों हैं? वो ओल्ड मैन बहुत ही अफसोस के साथ ये आंसर करता है कि काश मैं वक्त पे शादी किया होता। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है मैरिज, द एज ऑफ मैरिज। हमें शादी कब करना चाहिए? अगर मैरिज के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो डेफिनेशन आता है वो ये है कि स्टेट ऑफ बीइंग हस्बैंड एंड वाइफ। इसका दूसरा डेफिनेशन ये बताया जाता है कि इट इज़ ए सोशल एंड लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू इंडिविजुअल इकोनॉमिकली एंड इमोशनली बिकमिंग एन यूनाइटेड एज ए स्पाउस। कि दो एक ऐसे इंसान का मिल जाना जो एक ज़िंदगी बन जाता हो, जो एक साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता हो। अगर आप मैरिज के टाइप्स के बारे में पूछेंगे तो ये बेसिकली ये 4 टाइप्स के मैरिज होते हैं। पहला है मोनोगमी, जो एक इंसान एक लेडी से शादी करना। दूसरा है पॉलीगमी, जो एक इंसान बहुत ज़्यादा औरत से शादी करना। और इसी के अपोजिट में दूसरा ये बताया जाता है कि पॉलीएंड्री, यानी एक विमेन बहुत ज़्यादा आदमियों से शादी करना। और तीसरा किस्म इसका ये बताया जाता है कि एंडोगमी, यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप का लोग, जिसे ग्रुप मैरिज भी कहा जाता है, कि पर्टिकुलर ग्रुप के इंसान अपने ही ग्रुप में शादी करना। और जो तीसरा जो बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रहा है वो ये है कि सोलोगमी, जो इंसान खुद से शादी करना, जिसे ऑटोगमी भी कहा जाता है, यानी ए मैन या ए वीमेन मैरी देमसेल्फ, कि एक इंसान खुद से शादी। सोलोगमी हिंदुस्तान में बेसिकली इलीगल है क्योंकि हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कृष्णाकांत वेंखेरिया का कहना है कि ये टोटली हिंदुस्तान में इलीगल है। इसी तरह कृष्णाकांत गुप्ता का कहना है कि द हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये साफ साफ लिखा गया है कि मैरिज होने के लिए 2 इंसान का होना ज़रूरी है। इसीलिए सोलोगमी का जो कंसेप्ट है वो टोटली इलीगल है। दोस्तों अगर हम मैरिज का टाइप प्रैक्टिकली देखते हैं तो आमतौर पे लोग इसे 3 डेफिनेशन बनाते हैं। पहला है अरेंज मैरिज, जो आमतौर पे लोग ओल्ड फैशन के लोग, ओल्ड कंसेप्ट के फॉलो करने वाले लोग इसे फॉलो करते हैं और अरेंज मैरिज पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसी तरह जो दूसरा है वो है लव मैरिज, जो आमतौर पे लोग किया करते हैं। और तीसरा जो कंसेप्ट ये बताया जाता है कि लव अरेंज मैरिज, यानी एक आदमी पहले लव करता है फिर उसे जाकर के अरेंज मैरिज में शादी करता है। और कुछ लोग का ये भी दावा है कि अरेंज लव मैरिज भी होता है, लेकिन ये बेसिकली अरेंज मैरिज के अंदर आ जाता है। दुनिया में अक्सर कंट्री के नज़दीक 18 ईयर्स लीगल एज ऑफ मैरिज है। अगर हम यंगेस्ट एज ऑफ मैरिज देखते हैं तो नंबर 1 पे आता है चाड, फिर है नाइजीरिया, फिर है मोज़म्बिक और चौथे नंबर पे है बांग्लादेश। ये कंट्री ऐसे है जहाँ पे लोग 19 से लेकर के 20 साल के अंदर ही मैरिज कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम हाईएस्ट मैरिज एज की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा है बुल्गारिया, जहाँ पे लोग 34 ईयर्स के बाद मैरिज करते हैं। अगर हम हिंदुस्तान में आते हैं तो दोस्तों चाइल्ड मैरिज एक्ट के नज़दीक 1947 में ये बताया गया कि मेल का मैरिज एज 18 है और वीमेन का 14। इसी तरह फिर उसमें अमेंडमेंट लाया गया और 1978 में उस मेल का एज 18 ही रहा और उसके बाद फीमेल का एज 1 साल बढ़ा करके 15 कर दिया गया। फिर 2008 में दोबारा उसमें अमेंडमेंट किया गया और मेल और फीमेल दोनों का एज, जो मैरिज लीगल एज है, वो 18 to 21 कर दिया गया, यानी 18 से लेकर 21 साल कर दिया गया, जिसमें लोग लीगली मैरिज कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम देखेंगे इससे हट करके अगर दूसरा पॉइंट देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि आइसलैंड जैसे एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लोग विदाउट मैरिज के रहते हैं। 67% लोग विदाउट मैरिज वहाँ पे रहते हैं क्योंकि वो 2/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन करेंगे। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 700 मिलियन वीमेन ऐसे हैं जो बचपन में ही शादी कर दिए जाते हैं। और इसी तरह यूएनए के एक अलग डाटा के मुताबिक ये बताया जाता है कि 12 मिलियन लोग ग्लोबली 18 ईयर्स से पहले ही शादी कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो चाइना में एज ऑफ मैरिज अगर हम देखेंगे, चाइना में अगर हम एज ऑफ मैरिज देखेंगे तो 18 ईयर्स फीमेल के लिए है और 20 ईयर्स मेल के लिए है। अगर यूएस में देखेंगे तो 18 ईयर्स मेल के लिए है और फीमेल के लिए 16 ईयर्स है। अगर हम हिंदुस्तान में देखेंगे तो 18 से लेकर के 21 ईयर्स मेल और फीमेल दोनों का एज। दोस्तों अगर हम एवरेज एज ऑफ मैरिज देखते हैं
तो वीमेन का एवरेज एज 22.1 है और मैन का यानी मेल का जो एवरेज एज है 23.2 है। और इस तरह हम इसको अलग अलग रेशियो में भी बांट सकते हैं कि 18 से लेकर के 23 के बीच में ही वीमेन शादी करते हैं पूरी दुनिया में, और मेन 20 से लेकर के 25 के बीच में ही शादी करते हैं। दोस्तों अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इतने सारे चीज़ जानने के बाद हमें कब शादी करना चाहिए, तो मैं आपको इसको 3 कैटेगरी में बताना चाहता हूँ। दोस्तों अगर ऐसा इंसान है जो इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग है और उसे शादी करना ज़रूरी है, तो उसे चाहिए कि 20 से लेकर के 23 के बीच में ही शादी करना अच्छा है। और अगर एक इंसान जो इकोनॉमिकली एवरेज है और इसको शादी करना ज़रूरी भी है, तो उसे 20 से लेकर के 25 के बीच में ही शादी कर लेना चाहिए। और अगर एक ऐसा आदमी है जो बहुत ही गरीब है या पढ़ाई कर रहा है, जो शादी करना जिसके लिए सही नहीं है, तो उसे 23 से लेकर के 27 के बीच में ही मैरिज कर लेना चाहिए। और मैक्सिमम अगर एज हमें पूछा जाए तो 30 इयर्स एक मैक्सिमम मेल का एज है, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। उससे ज़्यादा होने के बाद शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जितने लोग आज दुनिया में पाए जाते हैं जिसे बच्चा नहीं होता है, उसका एक रीज़न ये रहता है कि उन लोगों ने 30 के बाद शादी किया है। अगर फीमेल के लिए अगर पूछा जाए कि मैरिज एज क्या है, तो उसे भी 3 कैटेगरी में यूँ बांटा जा सकता है कि 18 से लेकर के 21 के बीच में शादी करा देना चाहिए, जिसका फैमिली बैकग्राउंड इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो और उसे फैमिली वाले उसे शादी करा सकते हो। और जो दूसरा है, जो फैमिली बैकग्राउंड एवरेज हो, उसे 20 से लेकर 23 के दरमियान ही शादी करा देना चाहिए। और जो लोग फैमिली बैकग्राउंड इकोनॉमिकली बहुत ही वीक है, बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए 23 से लेकर के 25 के बीच में ही शादी कराना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेन और वीमेन यानी मेल और फीमेल के दरमियान कम से कम 3 से लेकर के 5 ईयर्स का गैप होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों वीमेन को 27 से पहले ही मैरिज कर देना चाहिए। अगर हम शादी के प्रॉब्लम्स की अगर बात करते हैं, तो आमतौर पे जो मैरिज में जो प्रॉब्लम आता है वो मनी है दोस्तों। दूसरा इंटीमेसी यानी सेक्सुअल प्रॉब्लम, उसके बाद मिसकंसेप्शन, अनडिज़ायरेबल फ्रेंड्स, पेरेंट्स डिफरेंसेस, इसी तरह फैमिली लेबर, इस तरह के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है जो मैरिज में प्रॉब्लम्स आता है। दोस्तों अगर हम इन तमाम प्रॉब्लम्स को अगर एक कैटेगरी में बनाएंगे, तो इसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली हम इसे जितने भी प्रॉब्लम्स मैरिज में आते हैं उसको हम बेसिकली 3 कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। पहला है मिसकंसेप्शन, दूसरा है अनयूजुअल डॉट्स और तीसरा है मिस कैरेक्टर, जिसे बैड कैरेक्टर भी कहा जा सकता है। तो दोस्तों अगर किसी भी शादी को और किसी भी इंसान को अगर खुश रहना है, पूरी ज़िंदगी अच्छा रहना है, खुशहाल रहना है, तो उसे इन तीनों चीज़ से बचना चाहिए। उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, किसी चीज़ पे डॉट नहीं करना चाहिए, कैरेक्टर बहुत ही डिसेंट होना चाहिए। मुझे यकीन है दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से लोगों को ये नॉलेज मिल सकता है। और जो लोग सोसाइटी में डिप्राइव्ड लोग हैं, जिन लोगों को अभी तक शादी नहीं हुई है, वो लोग भी जल्दी इस शादी कर सके और उन्हें भी एक सल्यूशन मिल सके। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही सपोर्टिव हो, आप लोगों ने बहुत ही हेल्प किया है। मैंने पहला वीडियो जो बनाया था उसमें मैं बहुत खुश हूँ और मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर किया और आपके वजह से मुझे ये दूसरा वीडियो बनाने का भी मौका मिला। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग और भी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ओके, मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक